हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स की भी कुछ लिमिटेशन या कुछ फेलियर होते हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करके बता पाता है और बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करके नहीं बता पाता। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी सिंपल सा यही फंडा है, क्योंकि आज तक कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बता सके। हर थ्योरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ चीज़ें वो भी एक्सप्लेन करके नहीं बता पाती। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है या कुछ ना कुछ फेलियर है जिनको वो एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई। तो आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के बारे में अपने को पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये वन बॉडी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इस वन बॉडी प्रॉब्लम की हमने एनर्जी निकाली, सब कुछ इसके बारे में पता किया। फिर हाइड्रोजन एटम से हम कहाँ पे गए, हीलियम एटम के ऊपर गए। और हीलियम एटम को थोड़ा सा सोल्व करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 बॉडी प्रॉब्लम होती है। जैसे तैसे करके हमने इसको भी सोल्व कर लिया। अब सोल्व कैसे किया, हमने 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फिर हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। पर दिक्कत तो वहां पे आना स्टार्ट हुई जहां पे मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था या फिर मल्टी बॉडी सिस्टम था। वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स कहीं ना कहीं चीजों को एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही थी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे बात आती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की और मैनी बॉडी प्रॉब्लम की, तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स काम नहीं आ रही थी, वो चीजों को एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही थी। तो पहली लिमिटेशन हो जाएगी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो मैनी बॉडी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके नहीं बता पाई। अब क्वेश्चन ये है कि अब मैनी बॉडी प्रॉब्लम को सोल्व करके कौन बताएगा, इसके बाद ऐसी कौन सी थ्योरी या कौन सा मेथड आया जो इसको सोल्व करके बताता है। तो मैनी बॉडी प्रॉब्लम को सोल्व करके अपने पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं हेटरे फोक मेथड। ये मेथड मैनी बॉडी प्रॉब्लम को सोल्व करके बताता है क्वांटम मैकेनिक्स के बाद। और ये जो मेथड है वो क्वांटम कॉम्पिटिशन के अंदर ये मेथड को हम स्टडी करते हैं। तो पहली लिमिटेशन तो ये है। अब जो दूसरी लिमिटेशन है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो रिलेटिविस्टिक्स, मतलब जो नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस है, उसके बारे में ही क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती है। नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस का मतलब है जिसमें मास कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मास के लिए कांस्टेंट मास के लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ठीक है। मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस में, नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस के अंदर जो मास है वो कांस्टेंट होता है। पर जैसे ही बात आती है रिलेटिविस्टिक्स केस की, तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स हम अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस में जो मास है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मास वहां पे कांस्टेंट नहीं होता। तो वहां पे हम क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई नहीं कर पाते। अब जहां पे क्वांटम मैकेनिक्स फेल होती है, अब उसके बाद हम क्या क्या, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स फेल होने के बाद ऐसी कौन सी थ्योरी है या ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम आगे की चीजें एक्सप्लेन करके बता पाते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स फेल होने के बाद अपने पास 2 इक्वेशन आती हैं। पहले तो इक्वेशन आती है केजी इक्वेशन, और इसका जो कंप्लीट नाम है वो है क्लीन जॉर्डन इक्वेशन। मैं यहाँ पे इसका पूरा नाम भी लिख देता हूँ, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, अभी बात करेंगे क्लीन जॉर्डन इक्वेशन थोड़ा सा इसके ऊपर। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन आती है अपने पास डिराक इक्वेशन। ठीक है, तो जहां पे क्वांटम मैकेनिक्स फेल होती है वहां पे अपने पास ये 2 इक्वेशन आती है। एक तो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन आती है, दूसरा डिराक इक्वेशन आती है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लीन जॉर्डन इक्वेशन के ऊपर। तो जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है वो रिलेटिविस्टिक्स वेव इक्वेशन होती है, और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है किसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही ये रिलेटेड होती है। और हम इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं, जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है वो बेस होती है रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी एक्सप्रेशन के ऊपर। जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है इट्स बेस्ड ऑन द रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी एक्सप्रेशन, और जो रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी एक्सप्रेशन है वो हम ये निकालते हैं, बीएससी में भी अपना निकाला हुआ है। ठीक है, इसके बेस के ऊपर होती है, जहां ये जो m है वो m क्या है मैं बता देता हूं, ये क्या है E स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर P स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे जो m है वो मास ऑफ ए पार्टिकल है और P उसका मोमेंटम है। ठीक है, और क्लीन जॉर्डन इक्वेशन क्या होती है, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन होती है अपने पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लीन जॉर्डन इक्वेशन क्या होगी, ये आ जाएगी डेल स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर। जैसे ही कभी टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो डाल दी जाए कि केजी इक्वेशन, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन क्या होती है, डिराक इक्वेशन क्या होती है, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस टाइप से होता है, वो सब हम कोशिश करेंगे। जैसे ही हमें टाइम मिलता है तो हम इसको कैसे ना कैसे करके डाल देंगे। ये आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच कट स्क्वायर, एच कट है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की रिड्यूस फॉर्म, और यहाँ पे साई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। आर यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो साई टी है वो यहाँ पे टी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब साई किसका फंक्शन है, यहाँ पे पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। तो ये वाली होती है अपने पास क्लीन जॉर्डन इक्वेशन। उसके बाद मैं डिराक इक्वेशन की बात करूँ तो डिराक इक्वेशन भी थोड़ा सा ऐसे ही होगी, मैं बता देता हूँ यहाँ पे करली साई बाई करली टी, और हम जरूर इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि ये दोनों के दोनों लेक्चर भी डाल दिए जाए आने वाले टाइम के अंदर। आयटा सी एच और साथ में ए एक्स, और यहाँ पे डेल्टा या लैप्लेसियन साई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, प्लस यहाँ पे बीटा
एम सी का स्क्वायर और साई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। अब यहाँ पे हमने ये जो साई है ये क्या है, वेव फंक्शन है, जो लैप्लेसियन, ये लैप्लेसियन है अपने पास, और ये जो अल्फा और जो बीटा लिखे हैं ये अपने पास डिराक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ये अपने पास डिराक इक्वेशन होती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ये था सर, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स फेल होती है उसके बाद क्या आता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स फेल होने के बाद जो आगे की ब्रांच है वो ये है, उससे आगे आती है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी की। क्वांटम फील्ड थ्योरी को हम 3 पार्ट में आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है क्वांटम फील्ड थ्योरी को ही स्टडी करते हैं, उसके बाद होता है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक, और थर्ड जो होता है क्लासिकल फील्ड थ्योरी होता है, जो क्वांटम फील्ड थ्योरी का पार्ट होता है। उसके बाद इन सब के बाद जो आगे जो ब्रांच आती है वो आती है क्वांटम क्रोमोडायनामिक, और क्वांटम क्रोमोडायनामिक के बाद अपने पास आएगी स्ट्रिंग थ्योरी, और स्ट्रिंग थ्योरी के बाद आती है अपने पास सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स फेल होने के बाद ये आगे की जो ब्रांच है वो सब इस टाइप से है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन लिमिटेशन एंड फेलियर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और आपकी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दे, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम उसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर देंगे। थैंक यू।